नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पहली खबर, कांग्रेस देश भर में अडानी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला कर रही है और इसी के तहत उत्तराखंड पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय दुबे ने कहा कि जिस तरह से आज अडानी समूह ने एक बड़ा घोटाला कर रखा है और केंद्र सरकार उसका बचाव कर रही है, उससे साफ नजर आता है कि अडानी जो भी कर रहे हैं वो केंद्र सरकार की शह पर कर रहे हैं। केंद्र सरकार, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी समूह को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मदद की। इधर बेरोजगार संघ अभी भी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। वहीं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को कोर्ट से जमानत मिल गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार सीबीआई जांच को लेकर सरकार के खिलाफ लामबद्ध है। इसी को लेकर भाजपा के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। विनोद चमोली ने कहा है कि कांग्रेस को एक सही विपक्ष की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्हें भी समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। विपक्ष को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, जोशीमठ के लिए जो अच्छा सा अच्छा हो सकता है वो हम कर रहे हैं और पहली बार है हमारी राज्य सरकार ने CPWD के रेट पे उनको जो है भवन निर्माण के लिए पैसा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में पहला बड़ा काम ये हुआ है कि अब वहाँ के जो भी विस्थापित होंगे उनको इतना बड़ा रेट पे जो है पहली बार हमने CPWD के रेट। प्रदेश में लगातार डॉक्टर्स की कमी देखने को मिलती है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो आलम ये हो गया है कि अस्पतालों में 1 या 2 डॉक्टर ही मिलते हैं, जिसको लेकर डीजी हेल्थ विनीता शाह ने बयान देते हुए कहा है कि प्रदेश में MBBS डॉक्टर पूर्ण है, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। लेकिन धीरे धीरे हम सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा जल्द ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर का इंटरव्यू होने वाला है। कोशिश ये है कि कहीं पर भी डॉक्टर की कमी न रहे। देखिए, विपक्ष ही इन चीज़ों को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। वो ये भूल रहा है, वो सिर्फ सत्ता के लोभ में ये सब कर रहा है। वो ये भूल रहा है कि वो भी जिम्मेदार लोग हैं इस प्रदेश के। अगर इसका माहौल खराब करेंगे तो निश्चित तौर पर उन पर भी उंगलियां उठेंगी, इस पूरे प्रदेश पर उंगलियां उठेंगी। तो उनका भी आचरण है तो हमारे लोग, वो भी जो मान लो विपक्ष में भी काम कर रहे हैं तो हमारे लोग, तो उनको भी ये समझना चाहिए। आज CBI की मांग होती है, विपक्ष के एक विधायक ने हाईकोर्ट में रिट डाली, हाईकोर्ट ने कह दिया प्रदेश सरकार सही दिशा में काम कर रही है। अरे तुम न्यायालयों को मानते हो, राम जन्मभूमि पर पूरे देश ने न्यायालय के निर्णय को माना, इतना सेंसिटिव इशू था, इसमें न्यायालय ने कह दिया कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है, पर विश्वास भी कर। MBBS डॉक्टर तो हमारे पूर्ण है, लेकिन स्पेशलिस्टों की कमी है। लेकिन इतने भी लिमिटेड रिसोर्सेज में हम धीमे धीमे सारे अस्पतालों में डॉक्टर्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम U कोड B पे स्पेशलिस्ट की तैनाती कर इंटरव्यू होने वाला है जल्दी ही, और उससे हम कमी को पूरी करने की। इधर प्रदेश सरकार ने जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति की दरें तय कर दी गई हैं और सरकार ने कहा है कि आवासीय भवनों के नुकसान के लिए 100% भुगतान किया जाएगा। ईंट से बने आवासीय भवन के लिए 31,031 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। बीम और कालम के बने आवासीय भवनों के लिए 36,386 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो वहीं ईंट के बने व्यावसायिक भवनों के लिए 39,030 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही व्यावसायिक भवनों के लिए भी स्लैब तय कर दिए गए हैं। 5 लाख तक के व्यावसायिक भवन के लिए 100% भुगतान दिया जाएगा। 5 से 15 लाख तक के व्यावसायिक भवन को 5 लाख तक पूरा भुगतान किया जाएगा और इससे ऊपर 40% भुगतान किया जाएगा। प्रथम ₹15 लाख पर 9 लाख रुपए, उससे ऊपर 30%। अब आते हैं 30 से 50 लाख तक का। प्रथम 30 लाख रुपए पर 13.50 लाख और उससे ऊपर 20%। 50 लाख से ऊपर प्रथम 50 लाख पर 17.50 लाख और उससे ऊपर 10%। उन्होंने बोला था कि CPWD की जो दरें हैं उस पर दे दी जाएगी, तो अकॉर्डिंगली ही CPWD की दरों पर ये ओके हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से प्रस्ताव आया था माननीय मंत्रिमंडल को, उसमें सुझाव ये था कि इसमें GST और कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट भी सम्मिलित होता है CPWD के दरों में।
तो वो दोनों कम कर दिया जाए। लेकिन माननीय मंत्रिमंडल ने उन दोनों को कम करने की बात को भी मना करते हुए उन्होंने CPWD रेट को एज इट इज करने के लिए निर्देश दिया है। तो अकॉर्डिंगली ये पॉलिसी जो है जब जीवो इशू होगी अकॉर्डिंगली इशू। औली की मेजबानी में 24 से 26 फरवरी 2023 तक होने वाले नेशनल विंटर गेम्स को रद्द कर दिया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में प्रतिभाग करने गुलमर्ग गई उत्तराखंड स्कीइंग टीम के ऋषिकेश पहुंचने पर दल के कोऑर्डिनेटर और स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन चमोली के सचिव संतोष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बर्फ की कमी के चलते फिर से औली के हाथों नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी छिन गई है, जिसको लेकर संतोष कुंवर ने कहा कि औली में लगी स्नो गन मशीनों को हटाकर नया स्नो मेकिंग सिस्टम लगाया जाए ताकि प्राकृतिक बर्फबारी पर निर्भर न रहकर कृत्रिम बर्फ बनाकर भी विंटर गेम्स का आयोजन कराया जा सके। एक बार फिर राष्ट्रीय शीतकालीन खेल रद्द हो गए हैं और इन बर्फानी खेलों के रद्द होने की खबर से विंटर गेम्स आयोजकों सहित स्कीइंग प्रेमियों सहित औली के पर्यटन कारोबारियों में मायूसी सी छाई हुई है। प्रस्तावित नेशनल विंटर गेम्स जो 23 से 26 होने थे वो कैंसिल हो चुके हैं और जो मेन वजह रही है वो लैक ऑफ स्नो रहा है। बर्फ़ की कमी की वजह से राष्ट्रीय शीतकालीन जो प्रतियोगिता होनी थी औली में वो स्थगित कर दी गई है। और ये एथलीट के लिए नहीं, ये हमारे स्टेट के लिए है। और आज जो बच्चों ने एक प्रतिस्पर्धा होती है नेशनल गेम्स के इवेंट की, वो भी उसके प्रति भी काफ़ी लोगों पे असर पड़ा हुआ है, एथलीट पे असर पड़ा हुआ है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नेशनल गेम्स यहाँ पे काम कैंसिल हो चुके हैं, 2 बार इंटरनेशनल गेम्स कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पे। और हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम पे जो है जो औली में जो स्नो गन मशीन बनी हुई है उन मशीन गनों को हटाया जाए, उसके बदले नए मशीन गन लगाए जाए ताकि विगत वर्षों की जो हालत हुई है बर्फ की कमी से। अब खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। देहरादून में सिटी बसें लगातार आतंक मचाते हुए नजर आती हैं क्योंकि सिटी बस चालक कहीं पर भी अपनी बसों को रोक देते हैं और ओवर स्पीड में चलते हैं, जिससे हादसे बढ़ने का अंदेशा लगातार बना रहता है। और जिस पर सिटी बस के अध्यक्ष विजय वर्धन डेंड्रियाल ने सफाई देते हुए कहा कि सभी सिटी बसों में स्पीड गवर्नर लगे हुए हैं और शहर के अंदर 20 सालों के अंदर सिटी बसों से कोई भी घटना ऐसी नहीं घटी है जिससे कि कोई अनहोनी हुई हो। और सिटी बसों का टाइम टेबल है, टाइम टेबल के हिसाब से ही सिटी बसें चलती हैं। शहर के अंदर 30 से 40 की स्पीड से कम ही सिटी बसें चलती हैं और यदि इसके बावजूद भी कोई गाड़ी तेज चलाता है तो उस पर भी अंकुश लगाया जाएगा। तो ऐसा देखो, आपने देखा होगा सबके पे तो स्पीड गवर्नर लगे हुए हैं और आपने देखा होगा शहर के अंदर जो है कहीं भी ईश्वर की ऐसी कृपा है कि आप देखोगे कि आज तक कभी 20 साल पहले अगर कोई घटना कोई कैजुअल्टी नहीं, तो आपने देखा होगा सिटी बसों की कोई भी घटना ऐसी नहीं होती है। और जहां तक कि आपने देखा होगा कि सिटी बसों का भी ऐसा एक टाइम टेबल है और हम टाइम टेबल के हिसाब से चलाते हैं। अगर हम दग्गा मारी की तरह जैसे विक्रम है, ऑटो है या मैजिक चल रहे हैं, अगर हम उसी हिसाब से अगर हल्के से चलाएंगे तो आप ये देखोगे कि पूरी की पूरी एक ट्रेन की तरह जो है डब्बे लगे रहेंगे। तो जब भीड़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसको भी सवारी भी कहती है कि भाई हमें जल्दी पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्पीड रहती होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शहर के अंदर वो 30 से 40 के स्पीड पे चलाते होंगे। और अगर ये कहते हैं इसलिए तो हमारे वहां तो सबके स्पीड गवर्नर लगे हुए, तो कहीं ना कहीं जो है इस पर रोक है। लेकिन शहर के अंदर जब आपको लगता होगा कि वो तेज चला रहे हैं तो उस 40 की स्पीड से तो ज्यादा कहीं किसी बस में गवर्नर नहीं लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अगर इस तरह से अगर तेज चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको अंकुश लगाया जाए। तो वहीं प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला करते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम का एकीकरण करने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम का GMVN ने भी काम करने वाले कर्मचारी संगठन ने इसका विरोध किया है। कर्मचारी संगठन ने कहा है कि हमारी लगातार मुख्यमंत्री से इसको लेकर बातचीत हुई, हमारी 12 मांगे हैं जिन्हें पूरा नहीं किया गया है। नहीं, सरकार नुकसान कर रही है। सरकार का बेसिकली पर्यटन जो है, हमारा पर्यटन की मूलभूत सुविधाओं को धरातल पर उतारना है। हम कमर्शियलाइज डिपार्टमेंट नहीं है। हमने तो बाहर के प्रदेश के जो यात्री आ रहे हैं और उत्तराखंड को जो पर्यटन की दृष्टि से हमने विकसित करना है, वो योजना है हमारी। अब हम अगर हमारा एक होटल है, उसके बगल में 100 होटल है, तो हम उससे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। और हमारा तो ध्येय ये रहता है कि आम आदमी हो, यात्रा हो, धार्मिक यात्रा है। हमारा उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य भी नहीं था इसको कमर्शियल करना या इसको बढ़ावे में लाना। इसका बेसिकली उपयोग ये है कि जो उत्तराखंड की रीति रिवाज या संस्कृति है, इसको दूर दूर तक विश्व स्तर पे पहुंचाना था।
ना कि धन कमाना उद्देश्य से। इधर हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने कोतवाली का निरीक्षण किया और मालखाने, मेस और असले के साथ ही अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कोतवाली में आगंतुकों और महिलाओं के लिए बनाए गए हेल्प डेस्क की डीजीपी ने तारीफ की और कोतवाली परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था को देख डीजीपी बेहद संतुष्ट नजर आए। निरीक्षण के दौरान आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने और एसएसपी पंकज भट्ट भी मौजूद रहे और इस बीच डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, मैंने कोतवाली का बारीकी से निरीक्षण किया, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं बेहतर मिली हैं। साथ ही एनबीडब्ल्यू करने और कुर्की के मामलों में कमी देखी गई, जिनके ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमारे साथ आईजी साहब और एसएसपी साहब भी थे। कुल मिलाकर के हमने पूरा भवन का निरीक्षण किया। यहाँ पे जो थाना कार्यालय, CCTNS कार्यालय, बैरक, महिला हेल्पलाइन और ये सब का भी निरीक्षण किया। तो ओवरऑल मैंने दो चीज़ें इनके इस थाने के बारे में बहुत अच्छी पाई हैं। एक तो महिला हेल्पलाइन और महिला हेल्प डेस्क भी, और तीसरा कार्यालय का रखरखाव। कार्यालय में जो अभिलेख होते हैं उनका रखरखाव, तो उनके जो प्रभारी हैं, महिला हेल्पलाइन प्रभारी, कार्यालय अभिलेख प्रभारी, उन लोगों को पुरस्कृत भी किया है। बाकी हाँ, वो सब बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। ओवरऑल काम भी अच्छा है। थोड़ा बहुत या तो वर्कलोड या उसकी वजह से हल्का सा जो NBW और कुर्की वारंट का तामिला है उसमें थोड़ा मैंने कमी नोटिस किया है, तो उसके लिए निर्देशित किया है कि इसमें सुधार। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्लास्टिक को लेकर प्रत्येक उत्तराखंडी को जागरूक किया जाएगा। साथ ही कहा कि ये कार्यशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइव के आह्वान को भी सार्थक करेंगे। वहीं प्लास्टिक के सार्थक प्रबंधन का ठीक प्रकार से मैनेजमेंट भी हो सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइव जो सब लोगों से आह्वान किया है, ये कार्यशाला मिशन लाइफ को भी जो है सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएगी। वहीं जो प्लास्टिक का प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका भी ठीक प्रकार से मैनेजमेंट होगा और पूरी देवभूमि क्लीन होगी। इस दिशा में हमारे बहुत सारे उद्योग समूह के लोग आगे आए हैं, स्टार्टअप के माध्यम से आगे आए हैं। उन्होंने वेस्ट से जहां एनर्जी बनाने का अभियान खासीपुर में लिया गया है, इसी प्रकार से अन्य प्रकार के जो वेस्ट से आगे चलकर उत्पाद बनाने का काम है, वो बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इस दिशा में और आगे बढ़ें। जो हमारे प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंतर्गत उनको जैसे प्रोड्यूसर से, इंपोर्टर से, ब्रांड ओनर से, इनफैक्ट प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर से उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो EPR का वेबसाइट है, उस EPR के वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही ये प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्रीज, जो प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्रीज है, इनका संचालन हो सकता है। तो पिछले कई माहों में इसमें साइट को लेकर दिक्कत आई थी। उसके बाद हमें ये लगा कि एक स्टेट लेवल में वर्कशॉप करते हुए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स को बुलाया जाए और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराया जाए। उस दिशा में आज की ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 40 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। न कि उनके द्वारा फिजिकली यहाँ पे भाग लिया गया, बट ऑनलाइन के तौर पर लगभग 1000 लोगों के द्वारा आज का ये इस कार्यशाला में प्रतिभा किया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के EPR रजिस्ट्रेशन के तहत काफी संवेदनशील है और प्रभावी रूप से कार्रवाई कर। वहीं प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल तेज कर दी है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग की 5 अलग अलग पॉलिसीज को मंजूरी दे दी है। पॉलिसीज को मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य इन्वेस्टर फ्रेंडली राज्य की दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसको लेकर उद्योग सचिव पंकज पांडे ने बताया कि उद्योग विभाग की 5 अलग अलग पॉलिसीज को मंजूरी दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप पॉलिसी 2023 है, जो कि उत्तराखंड में नए इन्वेंशन को बढ़ावा देगी। और इससे पहले प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी 2018 लागू थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है और नई पॉलिसी के रूप में स्टार्टअप पॉलिसी 2023 लाई गई है। इसके साथ ही कस्टमाइज्ड पैकेज पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए उद्योग सचिव ने कहा कि उत्तराखंड में आने वाले बड़े इन्वेस्टर के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म,
डेवलप करने के लिए और उनकी सुलभता के अनुसार प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी के अंदर यदि कुछ बदलाव करना पड़े तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। नहीं तो नहीं पता चलाना है ना, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। जैसे हमने आपको बताया कि ये बिजनेस सीक्रेट होते हैं, जो बड़े स्टेट हैं सबने ऐसे करके ही किया है। हमने लिमिट आपको बता दी, टर्म कंडीशन हमने बता दी, बिना वो टर्म कंडीशन के और बिना उस लिमिट के कुछ नहीं हो सकता है। तो लिमिट 100% है, जितना ट्रेजरी में आएगा उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है, और 15 साल वो यहां रहने चाहिए, 10 साल में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो भी डिसाइड होगा। लेकिन ये डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा किसी को भी। डिस्क्लोज का मतलब है कि मैंने आपको बता दिया, सपोज आप के माध्यम से फिर उनके जो कॉम्पिटिटर उनके पास गया, फिर वो आएंगे कहेंगे साहब आपने इनको इतना दिया है, हमें भी इतना दीजिए आप। तो ये जो है ओपन टू ऑल नहीं है। जो फाइनल होगा सीएम साहब के लेवल पे, जो डिसाइड होगा कि इनको हमें देना है, उनको दिया जाएगा। और इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड स्टेट, जैसे 200 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और 500 लोगों की कम से कम रोजगार है, उससे कम पे हम लोग ये कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो वहीं पौड़ी में कल महाशिवरात्रि के पर्व पर नीलकंठ महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने की पूर्ण संभावना है। ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने नीलकंठ महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भारी पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर नीलकंठ महादेव मंदिर में अधिक चौकसी बढ़ाने को कहा गया है, ताकि किसी भी तरह से शांति व्यवस्था इस दौरान भंग न हो। दरअसल इस बार भी महाशिवरात्रि के मौके पर जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। नीलकंठ महादेव मंदिर के पास गरुड़ चट्टी पुल से ही ट्रैफिक प्लान को भी मैनेज किया जाएगा। वहीं नीलकंठ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीपल कोठी से आगे तक पार्किंग व्यवस्था की जाएगी, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 2 क्षेत्राधिकारी, 6 एसएचओ और सीओ स्तर के अधिकारियों के साथ एक कंपनी पीएसी की भी तैनाती की गई है। महाशिवरात्रि का पर्व कल है। ऐसे में हरिद्वार से जल भरकर कांवड़ लाने वाले स्थानीय और दूर दराज के कांवड़िए काशीपुर पहुंच चुके हैं, जिससे महाशिवरात्रि के पर्व पर बाजारों में फलों की कीमतों में एकाएक उछाल आ गया है। अमूमन त्योहारी सीजन में फल सब्जी से लेकर खाने पीने की सभी वस्तुओं में तेजी आ ही जाती है। महाशिवरात्रि के पर्व पर काशीपुर पहुंचने वाले कांवड़ियों के लिए जगह जगह फलों का वितरण किया जा रहा है। ऐसे में बाजार में फलों के दामों में तेजी आ गई है। ग्राहक तुषार ने बताया कि पिछले सप्ताह ही वो केले 50 से 60 रुपए दर्जन के हिसाब से लेकर गया था, लेकिन महाशिवरात्रि के पर्व की वजह से अब सप्ताह भर के भीतर 80 से 90 रुपए दर्जन पहुंच गया है। वहीं अंगूर, सेब, संतरे से लेकर बेर आदि फलों की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। केलाखेड़ा के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज से घर जा रहे बाइक सवार 3 छात्रों को चीनी मिल की गाड़ी ने टक्कर मार दी और जिसमें तीनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को चीनी मिल के कर्मचारियों ने आसपास के लोगों की मदद से उपचार के लिए छात्रों को बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बाजपुर पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मेडिकल स्टोर में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल और हजारों की नकदी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें कोर्ट भेज दिया है। बता दें कि एसओजी टीम को सूचना मिली थी कि बाजपुर के बरहेनी में तारा मेडिकल स्टोर पर नशीले कैप्सूल बेचने का काम किया जा रहा है। सूचना पर एसओजी टीम और बाजपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते हुए कार्रवाई की। वहीं हल्द्वानी शहर में जाम की दिन प्रतिदिन बढ़ती समस्या और पार्किंग की व्यवस्था न होने से आए दिन दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए अब कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में जाम और पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए सर्वे कार्य शुरू हो गया है। मामले को लेकर जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्याल ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा शहर के चौराहों को चौड़ा करने के साथ ही पार्किंग की व्यवस्था और फ्लाईओवर बनाने को लेकर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। जल्द से जल्द सर्वे पूरा होने के बाद इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। तो चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।